नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज के समय रशिया में हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी विजिट है रशिया में, और इस विजिट के दौरान इन्होंने यहाँ पर ये इशू रेज किया है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट जो है रशिया के साथ ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कि रशिया से हम खरीद तो बहुत कुछ रहे हैं मगर रशिया को वापस कुछ बेच नहीं रहे, और इसलिए जयशंकर साहब ने यह कहा है कि इंडिया चाहता है कि हमारे बैलेंस्ड लॉन्ग टर्म टाइज रहे रशिया के इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। अभी के लिए अगर हम ट्रेड का डेटा देखें, इस साल वैसे एंटिसिपेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आराम से इंडिया रशिया ट्रेड $40 बिलियन के ऊपर जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। और अभी तक का जो हमारे पास डेटा है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हमने देखा है कि $18 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी भारत और रूस कर चुके हैं। यूजुअली आप देखोगे इंडिया रशिया ट्रेड पूरे साल का रहता है मैक्सिमम 8 से लेकर $10 बिलियन, तो $18 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। अब प्रॉब्लम इंडिया के लिए यहाँ पर यह है कि इस 18 बिलियन में से ना $17 बिलियन से भी ऊपर इंडिया ने परचेज किया है रशिया से, और इंडिया ने रशिया को जो एक्सपोर्ट किया है ना वो $1 बिलियन से भी कम है। तो ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ हमारा है ना, ऑलमोस्ट उसी दिशा में हम जा रहे हैं रशिया के साथ। तो कहीं ना कहीं हमको एक बैलेंस करना होगा, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे रशिया से। इस टॉपिक को स्ट्रांगली इंडिया ने रेज किया है रशिया में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि और क्या क्या इश्यूज पर बातचीत हुई है, इंडिया रशिया ट्रेड का इशू क्या है, कैसे हम ट्रेड बढ़ा सकते हैं रशिया के साथ, और यूक्रेन के इशू को लेकर क्या बात हुई है, डिस्कस करेंगे ये सब। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का जो समिट है इस बार, ये कौन सा देश होस्ट कर रहा है। रिसेंटली ये काफी न्यूज में था, एक वीडियो भी काफी वायरल हो गई है आज के समय, जहां पे ऋषि सुनक को अचानक से जाना पड़ा इस कॉन्फ्रेंस से। रीजन किसी को पता नहीं है, हुआ क्या, लोगों ने यहाँ पर स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि फिर से यूके में सरकार गिर गई है, मगर अभी के लिए सरकार स्टेबल है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि COP27 जो आजकल बहुत न्यूज में है, कौन सा देश होस्ट कर रहा है, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जयशंकर साहब की जो विजिट थी, वहां पर जो डोमिनेंट फीचर रहा है बातचीत का, ये इन्होंने खुद कहा है, यूक्रेन था। यूक्रेन पर इंडिया ने बहुत बात करी है रशिया से, और जयशंकर साहब ने फिर से पीएम मोदी की जो बहुत ही फेमस लाइन थी जो उन्होंने बोली थी पुतिन के सामने कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये लाइन जयशंकर साहब ने रिपीट करी है रशिया में सरगेई लैवरोव जो रशिया के विदेश मंत्री है इनके सामने। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे पर बहुत इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे सबका नुकसान हो रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पर पूरा अपनी तरफ से पुश किया रशिया को कि यूक्रेन के साथ आप बैठकर बात करिए, बस अभी के लिए जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म कर दो। 8 महीने से भी ऊपर हो गए, अब टाइम आ गया है ये वॉर खत्म करने का। ना रशिया ने वैसे इस प्रस्ताव को लेकर ये कहा है कि हाँ बिल्कुल हम तो शांति चाहते हैं, बस यूक्रेन शांति नहीं चाहता। तो अभी के लिए देखिए इस पर्टिकुलर इशू में ना कुछ खास तरक्की हुई नहीं है। मगर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ये था कि देखो चाइना के साथ तो हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। अब रशिया के साथ भी सेम केस ना हो जाए। और इंडिया के लिए चिंता की बात यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये आपके सामने एक बहुत अच्छा ग्राफ है, इस पर फोकस करो। जब से रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है ना, तो जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ रशिया का ट्रेड बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, और इंडिया के साथ रशिया के ट्रेड में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखी है। यहां पर आप देख पाओगे यूएसए के साथ जो ट्रेड था रशिया का 35% कम हो गया, स्वीडन के साथ 76%, यूके के साथ ऑलमोस्ट 80%। और रशिया का ट्रेड बढ़ा किसके साथ है, आप देखोगे जो ब्रिक्स देश है उनके साथ काफी बड़ा है। ब्राजील के साथ जो ट्रेड है 100% से ऊपर बढ़ गया। चाइना के साथ जो ट्रेड है ये 64% से ऊपर बढ़ गया। और इंडिया के साथ ट्रेड आप अगर देखोगे तो 310% बढ़ चुका है। किसी भी कंट्री के साथ एक आप कह लीजिए सडन ग्रोथ नहीं दिखी रशिया के ट्रेड की जितनी भारत के साथ दिखी। और इसका मेन जो प्राइमरी रीजन है ये है कच्चा तेल और फर्टिलाइजर। सिर्फ कच्चा तेल नहीं है, हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर है, इवन बिलियंस का फर्टिलाइजर भी परचेज कर रहे हैं रशिया से। और पर्सनली मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि रशिया से फर्टिलाइजर हमको मिल रहा है सस्ते रेट पर। नहीं तो इंटरनेशनली आप अगर देखो तो यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से फर्टिलाइजर के रेट आसमान छू रहे हैं। कई देश प्रॉपरली खेती कर नहीं पा रहे, उनके किसानों को फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा। नाउ इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि बिल्कुल ट्रेड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया रशिया के साथ हमारा, मगर ट्रेड बिल्कुल एक तरफा है।
इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब इंडिया रशिया ट्रेड का डेटा सामने आएगा और डेटा में लिखा होगा कि जी दोनों कंट्रीज ने $40 बिलियन के ऊपर का ट्रेड किया है, इसमें हो सकता है कि ये लिखा हो कि $38 बिलियन का तो सामान बेचा रशिया ने, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया $2 बिलियन का, जो बहुत ज़्यादा खराब डेटा है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम आज के समय अपनी करेंसी को बचाना चाहते हैं, अपना ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट भी हम कम करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशियन मार्केट का हमको एक्सेस मिले। और जयशंकर साहब ने भी यही कहा है रशिया में कि हमें अपने मार्केट का एक्सेस दो, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम बेचना चाहते हैं तुमको सामान, ताकि कुछ एक रिस्पेक्टेबल एक्सपोर्ट का कुछ नंबर सामने तो आए। एक बार को चलो ठीक है, रशिया ने एक्सपोर्ट कर दिया $38 बिलियन का इंडिया को, इंडिया कम से कम 10 बिलियन 8 बिलियन कुछ तो एक्सपोर्ट करे रशिया को। अभी के लिए आप वैसे देखो तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं रशिया को, ये बहुत बेसिक है, जैसे कि चाय, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि श्रिम्प है, उसके अलावा फिश है, फिर कॉफ़ी, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह। इसके अलावा कुछ मशीनरी, इंजीनियरिंग आइटम्स, उसके अलावा कार्स, ये सब अभी हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे रशिया को। अब प्रॉब्लम इंडिया के सामने ये है कि भारत की कई कंपनीज हैं वो रशिया के साथ ट्रेड करना भी नहीं चाहती सैंक्शन के डर से। उसके अलावा एक आप कह लीजिए यूरोप यूएसए का वैसे ही प्रेशर रहता है। जो भी इंडियन कंपनीज हैं जिनकी बड़ी प्रेजेंस है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप, ये वैसे ही रशिया से दूर रह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल अभी के लिए रशिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ कई कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल महिंद्रा ने कहा है कि हाँ, हम एक बार को ट्रेड कर सकते हैं रशिया के साथ। और अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि महिंद्रा की बातचीत चल रही है रशियन गवर्नमेंट के साथ कि बहुत ही जल्द एक असेंबली लाइन, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा रशिया में, जिससे फाइनली इंडियन कार्स आपको दिखेगी रशियन सड़कों पे। मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ इसका। इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट होगा कि फाइनली इंडियन मेड कार्स रशियन लोग चला रहे होंगे। क्योंकि अभी के लिए देखिए, जो यूरोपियन गाड़ियां थी, जापानीज गाड़ियां थी, साउथ कोरियन कार्स थी, हुंडई वगैरह, ये सब हट चुकी है रशियन मार्केट से। तो आज के समय उनके यहाँ एक ओपन फील्ड है। इस ओपन फील्ड को चाइनीज कंपनीज कब्जाती हैं या इंडियन कंपनीज, ये देखना होगा। नाउ जो कार्स की मैंने बात करी है, ये बस एक एग्जाम्पल है। ओवरऑल बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है रशिया को, मगर उसके लिए हमें चाहिए होगा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कितनी अजीब बात है, आप सोच कर देखिए कि यूएई के साथ एक एफटीए साइन हो गया, इजराइल के साथ होने वाला है, यूके के साथ मोस्ट प्रॉब्ली 1-1.5 साल में हो ही जाएगा। रशिया के साथ अभी तक हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए। और इंडिया की कोशिश ये है कि ना सिर्फ रशिया के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए ईयू के साथ। अब ये आप कहोगे ये क्या है? ये ग्रुप है। रशिया कभी भी अकेले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता नहीं है। रशिया एक्चुअली एक ग्रुप का पार्ट है, इकोनॉमिक ग्रुप है, इसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इसमें 5 देश आपको मिलेंगे, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। तो अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो भारत और इन 5 कंट्रीज के बीच में साइन होगा। और इंडिया देखिए पूरी कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट पुश कर रहा है रशिया को कि जल्दी से जल्दी इस पर बातचीत स्टार्ट करिए और इसको हम कंक्लूड करते हैं 1-2 साल के अंदर अंदर एक प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा होना चाहिए विद ईयू। और इसका एक बेनिफिट इंडिया को ये भी होगा कि आर्मेनिया आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के लिए। इनके रिलेशंस बहुत खराब है टर्की के साथ, अजरबैजान के साथ। इंडिया से डिफेंस हार्डवेयर ये परचेज करते हैं, तो इनसे अगर मान लो ट्रेड भी हमारा बढ़ता है ना, तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो दुनिया भर में आप देखोगे लोग कह रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आ रही है चाइना से, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में आईफोन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूव है। मगर जो ट्रेड डेफिसिट है ना भारत का दुनिया के साथ, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और ये बात हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी बोली है कि इंडिया का मेन चैलेंज रहने वाला है कि हम अपना ट्रेड डेफिसिट कैसे फाइनेंस करेंगे, क्योंकि आमदनी कम है, खर्चा हमारा ज़्यादा है। तो बीच का जो गैप है वो आप कैसे फिल करोगे? विदेशी मुद्रा भंडार से फिल करोगे, लोन लेके फिल करोगे आप? तो इंडिया का जो अभी ट्रेड डेफिसिट है $200 बिलियन से भी ऊपर जा रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 300 के आसपास ये टच कर जाए जिस तरीके से स्थिति जारी है। तो इंडिया ने ऑलरेडी साउथ कोरिया समेत जापान, वेरियस कंट्रीज को ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि ट्रेड डेफिसिट हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है, हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस ट्रेड की तरफ काम करना होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप ये मत समझो कि इंडिया ने सिर्फ रशिया के सामने ये इशू रेस किया ट्रेड डेफिसिट का। ये इशू हम साउथ कोरिया, जापान, उसके अलावा वेरियस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, सबके साथ रेस कर चुके हैं। जब ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता है तो भारतीय करेंसी गिरती है, इंडिया में इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो बहुत ही जल्द इंडिया का जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें आ जाएगा, एटलीस्ट रशिया के साथ कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ ट्रेड हो।
रशिया दोस्ती के नाम पर बहुत ज़्यादा फायदा ना उठा ले इंडियन मार्केट का। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है COP27 कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ इजिप्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे इजिप्ट में हो रही है इस बार की COP कॉन्फ्रेंस की मीटिंग और इंडिया ने यहाँ पर सपोर्ट किया है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल एक्शन, जहाँ पे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाएगा, ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिससे साइक्लोन टाइफून से हम लोगों की जान बचा पाएंगे, पहले ही इवैक्यूएशन कर देंगे जिससे लोगों की जान कम जाए। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।